तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई आपके लद्दाख के बारे में हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए लद्दाख के बारे में आई होप आप लोगों को पता होगा कि लद्दाख क्या है, कि लद्दाख एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि आपका एक यूटी है, यानी कि आपका यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, अब देखिए लद्दाख के बारे में पॉइंट आपका दिया हुआ है कि लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके सीटेट के एग्जाम में आज तक इससे पूछा गया है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट वो ये है कि लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान यानी कि कोल्ड डिजर्ट भी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि ठंडा रेगिस्तान यानी कि कोल्ड डिजर्ट किस राज्य को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान की उपाधि दी गई है, ठंडा रेगिस्तान इसको कहा जाता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। उसके अलावा अब जरा लद्दाख के घरों के बारे में बात कर लेते हैं, लद्दाख के घरों की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जो वहां पर गया होगा लद्दाख में उसने घरों की देखा भी होगा किस तरीके के घर बने होते हैं। देखिए जो लद्दाख के घर होते हैं वो 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग यहां पर देखने को मिलती है, और घर के जो घर होते हैं वो कैसे बने होते हैं? पत्थर के बने होते हैं, और जिनकी जो छत होती है, घरों की जो छत होती है और जो फर्श होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, और जो दीवार होती है वो मिट्टी की होती है, और उस पर क्या होते हैं? चुनी हुई आपकी मोटी परत आपकी चढ़ी होती है, जो आपके लद्दाख के जो आपके घर बने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के आपके लद्दाख के घर बने होते हैं। यहां पर लद्दाख में बारिश बहुत ही कम होती है, ना के बराबर आपको देखने को मिलती है, और पेड़ पौधे भी बहुत ही कम यहां पर देखने को मिलते हैं आपके लद्दाख के अंदर। ठीक, उसके अलावा जो लकड़ियों की जो सीढ़ी होती है उसका प्रयोग लद्दाख के अंदर किया जाता है। अगर किसी मतलब यहां पर जैसे किसी फ्लोर के ऊपर चढ़ना है तो वहां पर लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उस तरीके की सीढ़ी नहीं होती जैसे कि आपके और हमारे घरों के अंदर देखने को मिलती है। ठीक, तो ये लद्दाख के घरों की कुछ विशेषता हुई। आगे और पढ़ते हैं लद्दाख के बारे में और क्या जानकारी आपके एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। आगे दिया हुआ है कि जो मोटे पेड़ का जो तना होता है, ठीक है, भारी भरकम होता है, मजबूत होता है, वो क्या काम करता है? जो लद्दाख के जो घर की जो छतें होती है उसको मजबूत बनाने में उसको मदद करता है, उसको हेल्प करता है, ताकि वो बारिश में टूट ना जाए, बिखर ना जाए, आंधी तूफान में उड़ ना जाए, तो उसको हेल्प करता है जो आपका मोटे पेड़ का तना होता है। और क्या होता है? जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें क्या किसको रखते हैं लद्दाख के लोग? उसमें रखते हैं अपने जानवरों को रखते हैं। ठीक है, जो भी वो भेड़ बकरियों को जो पालते हैं तो उसमें जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें रखते हैं अपने जानवरों को रखते हैं लद्दाख के जो लोग रहते हैं। और सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी क्या काम करते हैं? ग्राउंड फ्लोर में आकर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर होता है या फिर जो सेकंड फ्लोर होता है तो तेज हवाएं चलती है वहां पर, और तेज हवाएं जो चलती है वहां पर ठंड भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। माइनस के अंदर टेम्परेचर वहां पर रहता है, तो सर्दी का अनुमान आप लोग लगा ही सकते हो कि कितना टेम्परेचर वहां पर देखने को मिलता है जब माइनस में टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हो। तो ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं और जानवरों के साथ ही जो उनके जानवर रहते हैं उनके साथ ही रहना शुरू कर देते हैं वो। ठीक है, जब सर्दी ज्यादा पड़नी शुरू हो जाती है। उसके अलावा अगला पॉइंट और देखते हैं क्या क्या जानकारी आपको दी हुई है। आगे लिखा हुआ है कि गर्मी के मौसम में ये लोग क्या काम करते हैं? जो उनके फल होते हैं जैसे मेवा होता है, नट्स वगैरह जो चीज रहती है, ठीक है, तो उनको ये फलों को क्या काम कर लेते हैं? उनको सुखा लेते हैं, और सर्दी आने पर इनका क्या काम करते हैं? यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बेचना भी शुरू कर देते हैं, अलग अलग राज्यों में उनकी डिलीवरी करना भी ये लोग शुरू कर देते हैं। यहां पर क्या चीज देखने को मिलती है? लाल मिर्च देखने को मिलती है, नारंगी कद्दू देखने को मिलता है, और भुट्टे यानी कि सुनहरी पीले भुट्टे यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, बेसिकली जब उसको भ्रमण करा रहा था तो छत पर लेकर गया उसको, ठीक है, तो छत पर वहां पर देखा कि उसने जो लेडीज है, ठीक है, इस तरीके का कुछ वर्णन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो यहां पर 3 तरीके के ये उसको देखने को मिले, लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरी पीले भुट्टे। ठीक, लद्दाख में क्या होता है? वहां पर जो वेलकम किया जाता है तो वेलकम के लिए यूज किया जाता है जूले जूले। ठीक है, तो जूले जूले का मतलब होता है वेलकम, वेलकम यानी स्वागत करना। तो वहां पर जैसे आप लोग जाओगे तो वहां पर जो बच्चे थे तो बच्चों ने क्या काम किया? जो वहां पर वर्ड यूज किए वो वर्ड यूज किए थे जूले जूले। तो वहां पर अगर किसी का वेलकम करना होता है, कोई वहां पर मेहमान आता है या कोई भी टूरिस्ट आता है तो उसको कहते हैं कि जूले जूले, कि आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। तो जो जूले जूले होता है उसका मतलब होता है वेलकम, कि आपका वेलकम है हमारे लद्दाख के अंदर। ठीक, उसके अलावा एक ट्रॉली का यूज किया जाता है लद्दाख के अंदर। ठीक है, एक ट्रॉली होती है, बेसिकली इस तरीके की आपकी ट्रॉली बनी होती है। इस ट्रॉली को एक लोहे की रस्सी होती है, इस तरीके की लोहे की रस्सी होती है, तो एक 2 छिरों पर कोने पर इसको ऐसे यहां से बांध दिया जाता है, 2 पत्थरों पर इसको, इस लोहे की इस रस्सी को यहां बांध दिया जाता है। तो इस लोहे की रस्सी पर इसको यहां बांध दिया जाता है। अब जैसे एनसीईआरटी के अंदर आपका एक फोटो दी हुई है, इस लोहे की जो रस्सी से जब इसको ऐसे बांध दिया जाता है तो इस ट्रॉली में कुछ स्कूल के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो स्कूल के बच्चे क्या होते हैं? अपने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस ट्रॉली का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस ट्रॉली से क्या होता है? लकड़ी से बना एक झूला होता है, और लद्दाख में नदी को पार करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे वो बच्चे अपने स्कूल जाने के लिए इस ट्रॉली का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोहे की जो होती है आपकी एक रस्सी होती है जो आपके 2 पत्थरों से, 2 पहाड़ों से इस तरीके से बंधी होती है, जो आपकी एक ट्रॉली होती है। ठीक है, ये भी आपकी क्या होती है? आपके लद्दाख के अंदर ये आपकी होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपकी जानकारी थी लद्दाख के बारे में आपकी जानकारी थी, बट आपकी अभी तक खत्म नहीं हुई है। अभी आपको और जानकारी पढ़नी है आपके लद्दाख के बारे में। ठीक है, मैंने कहा ना अभी आपकी खत्म नहीं हुई है। हाँ, जूले जूले का मतलब होता है वेलकम करना, जूले जूले करते हैं वहां पर जो बच्चे होते हैं। जैसे वो जाता है गौरव जानी, तो गौरव जानी को देखकर करते हैं जूले जूले, कि वेलकम वेलकम, स्वागत स्वागत। ठीक, देखिए अब वहां पर लद्दाख के अंदर बेसिकली एक जाति देखने को मिलती है, जनजाति देखने को मिलती है, जिसका नाम है चांगथांग। ये जो जाति होती है लद्दाख में भी पाई जाती है और बेसिकली तिब्बत में भी पाई जाती है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए
चांगथांग के बारे में पढ़ते हैं। तो जो चांगथांग है वो पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है, सॉरी मैं इसको जनजाति कह गया, ये पठार है, चांगपा जनजाति होती है, ठीक है। ये एक ऊंचा पठार है और यह 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी आपका फैला हुआ है। जो आपका चांगथांग का जो आपका पठार है, जिसमें आपकी जो चांगपा जनजाति होती है, जो आपकी पाई जाती है, जिसके बारे में बेसिकली आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये होता है आपका जो चांगथांग का जो आपका पठार है, जिसका कुछ हिस्सा आपके भारत के आपके जो आपका लद्दाख है उसमें भी आपका पाया जाता है। अब इसी में पाई जाती है आपकी सबसे फेमस जो आपकी चांगपा जनजाति है, जहां से क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो चांगपा जनजाति कहां पाई जाती है आपकी, आपके लद्दाख के आपके क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। और जिसकी कुल आबादी कितनी होती है, जिसकी कुल आबादी होती है आपकी मात्र 5,000। अब क्या सर लद्दाख तो इतना बड़ा है, ठीक है, इतना खुली हुई जगह है, और रहने वाले लोग सिर्फ मात्र 5,000, जी हाँ मात्र 5,000 लोग हैं खाली इसके, ठीक है। और यहाँ ये हमेशा क्या काम करते हैं, जो इनकी जो भेड़ बकरियां होती है, ये इनका जो पशुधन होता है ना, यही सिर्फ यही होता है इनका, जो इनकी भेड़ बकरियां होती है, इन्हीं से अपना दूध वगैरह निकाल के यूज करते हैं। इनसे क्या काम करते हैं, इनकी खालों से जो बाल वगैरह निकालते हैं, उनका यूज करके अपने पश्मीना सोल वगैरह बनाते हैं, जिनके बारे में अभी मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो भेड़ बकरी के साथ ये घूमते रहते हैं, ये हमेशा घूमते रहते हैं, एक जगह पर ये टिकते नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। इसलिए एनसीईआरटी के अंदर एक जगह से घूमने की वजह से एनसीईआरटी के अंदर इनको कहा गया है घुमंतु लोग। क्या गया कहा गया इनको, चांगपा जनजाति के लोगों को कहा गया है घुमंतु लोग, कहा गया है कि एक जगह से घूमने वाले लोग हैं, इसलिए इनको घुमंतु लोग कहा गया है, ठीक है। आगे देखिए, जो चांगपा जो लोग हैं वो अपने टेंट को क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। क्या कहते हैं, अपने टेंट को रेबो कहते हैं। अच्छा, पिछली बार आपके ऑनलाइन शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया गया कि जो चांगथांग जो आदिवासी लोग हैं, तो इनके जो टेंटों का जो डिजाइन होता है, जिसको ये रेबो कहते हैं, वो कितने साल पुराना है। तो आपको ध्यान रखना है, वो जो उसका जो डिजाइन होता है वो 1000 साल से भी पुराना है। कितने, 1000 साल से भी वो आपका पुराना होता है। आज से पहले कभी ये क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में नहीं आया, बट पिछली बार ये आपका पूछा गया था आपके ऑनलाइन शिफ्ट के अंदर। आपको रखना है ये जो डिजाइन होता है, जो इनके टेंटों का डिजाइन होता है, वो 1000 साल से भी आपका पुराना होता है, ठीक है। और पढ़ते हैं, आगे आपका दिया हुआ है भाई, इसके ऊपर एक बार और नजर डालिए। यहां क्या होता है, सर्दियों में 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या काम चलती है, हवा चलती है। अब आप लोग अंदाजा लगा लो यहां पर कितनी सर्दी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उतना उठ जाए आप लोग बता देना मुझे, ठीक। आगे देखते हैं कि चांगपा की भाषा में जो चांगथांग होता है, उसका मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर कम लोग रहते हैं। देख रहे हो आप लोग, सिर्फ 5000 लोग रहते हैं एक जगह पर। एग्जैक्टली 5000 तो नहीं होंगे, कम ज्यादा होते रहते होंगे ये, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर एग्जैक्ट संख्या 5000 दी हुई है। तो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मतलब एग्जैक्ट संख्या 5000 ही माननी है, ठीक है। कुछ लोगों का दिमाग वीडियो टाइम देखते हुए चल रहा होगा कि सर जी अभी तो बढ़ गए होंगे, एक दो क्या पता बढ़ गए हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर एग्जैक्ट संख्या 5000 दी हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं, लेखा के बारे में पढ़ते हैं। तो लेखा क्या होती है, लेखा एक ऐसी जगह होती है जहां पर ये लोग अपने भेड़ और बकरी को रखते हैं। ये जो आप लोग जगह देख रहे हो, ये होती है लेखा, जहां पर ये लोग अपने भेड़ बकरी को रखते हैं, ठीक है। ये ऐसी जगह होती है लेखा। और जो ये इसकी दीवारें बनी होती है, ये बनी होती है आपके पत्थरों की, ये बनाकर रखते हैं, इसकी जो अपनी दीवारें बनाती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं लोग लेखा कहते हैं, ठीक। और ये क्या काम करते हैं, हर परिवार क्या काम करता है, अपने जानवर पर एक खास तरीके का एक चिन्ह यानी कि एक साइन लगाकर रखता है, ताकि हमारे जानवरों को कोई चोरी करके ना ले जाए, ताकि हमारा जानवर मिस ना हो जाए, आपस में जो क्या हो जाए, घुल मिल ना जाए, ताकि पता ही ना चल सके कौन सा जानवर किसका है। तो एक खास तरीके का साइन लगा देंगे कि भाई ये वाला जानवर मेरा है, ठीक है। तो ये यूज करते हैं, साइन का यूज करते हैं जो आपके चांगपा जनजाति के जो आपके लोग रहते हैं। आगे देखते हैं, आगे यही पॉइंट इसके अंदर दिए हुए कि जो औरतें होती है, जो छोटी बच्चियां होती है, वो जानवरों को गिनकर चराने ले जाती है और फिर लौटकर उनकी दोबारा काउंटिंग करती है। जैसे स्कूल के अंदर जो बच्चे रहते थे, तो उनकी जब हम स्कूल के अंदर जाते थे पिकनिक पर, तो काउंटिंग करके ले जाते थे और काउंटिंग करके वापस लेकर आते थे, ताकि कोई बच्चा मिस ना हो जाए। आगे देखते हैं, यह लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने के ले जाते हैं, जिससे जो बकरियों के जो बाल होते हैं वो घने और मुलायम हो जाते हैं। और इन्हीं बालों की जो कीमत होती है, सबसे ज्यादा कीमत होती है, और इन्हीं बालों की वजह से ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। कैसे करते हैं, उसी के बारे में देखो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। कितने कीमती होते हैं इनकी जो ये भेड़ बकरियों के जो बाल होते हैं, कितने कीमती होते हैं। अब देखो, इन्हीं भेड़ बकरियों से, इन्हीं जो भेड़ होती है, इन्हीं के बालों से जो बनाई जाती है विश्व प्रसिद्ध पश्मीना सोल बनाई जाती है। अभी सर्दियों का भी मौसम है, अगर आप लोगों के पास अगर बजट है तो आप लोग मंगा के देख लेना, ठीक है। वैसे जो बहुत सर्दियों का जो इलाका होता है, वहां पर बेसिकली ज्यादा यूज होती है जो आपकी पश्मीना सोल होती है, ठीक है। बहुत गर्म होती है जो पश्मीना सोल होती है। तो जो पश्मीना सोल होती है, कौन बनाता है इसको, इसको बनाते हैं आपके चांगपा लोग, यानी जो आपकी जो ये जो चांगपा जनजाति है ना, उसकी जनजाति के लोगों द्वारा बनाई जाती है। जो लोग ये भेड़ बकरी जो पालते हैं ना, उनके द्वारा इस सोल को बनाया जाता है, ठीक है। तो उनके द्वारा जो बकरियां जो पालते हैं, ठीक है, उसके बालों से बनाई जाती है। कौन सी सोल बनाई जाती है, आपकी पश्मीना सोल बनाई जाती है, जो बकरी जो पालते हैं। तो जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना सोल बनती है, वो बहुत ऊंचाई पर, लगभग 5000 मीटर पर ऊंचाई पर रहती है। और ठंड में टेम्परेचर कितना रहता है ठंड में टेम्परेचर रह जाता है -40 डिग्री सेल्सियस तक आपका चला जाता है, ठंड में जो आपका टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है कि अगर आप लोग जम्मू कश्मीर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर भाई वो आपका इतना देखने को मिलेगा, ठीक है। जम्मू को नहीं काउंट करो, आप लोग कश्मीर साइड जाओगे तो इतना आपको टेम्परेचर वहां देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसी से आपकी पश्मीना सोल बेसिकली आपकी तैयार होती है। और पढ़िए इसके बारे में,
देखिए जो आपकी बकरी होती है जिससे आपकी पश्मीना सोल बनती है, तो इसके शरीर पर गर्म बालों का एक कोट तैयार हो जाता है, ठीक है। और इनमें से कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती है, जिनका प्रयोग पश्मीना सोल बनाने में आपका होता है, ठीक है। आजकल तो मशीनों का भी यूज हो रहा है। ये लोग क्या काम करते हैं, पुराने तरीकों से ऐसे खोज खोज कर उसको निकालते हैं, जिससे बकरी को पेन भी होता है। लेकिन मशीनों का भी यूज आजकल हो रहा है, लेकिन ये लोग अभी तक इतने डेवलप नहीं हुए, विकसित नहीं हुए, ठीक है। तो ये पुराने तरीके से निकालते हैं, हालांकि उसमें बकरी को बहुत पेन भी होता है, ठीक है। तो इनका एक बाल इतना पतला होता है कि हमारा जो जो बाल होता है, ठीक है, तो हमारा जो इनके जो 6 बाल होते हैं और हमारा जो एक बाल होता है वो बराबर होता है। अब आप लोग सोच के देख लो कि भाई हमारा तो एक बाल और इन बकरी के 6 बाल। अब सोच के देखो कि वो बकरी का जो बाल होगा वो कितना पतला होगा, कि हमारा तो एक बाल और बकरी के 6 बाल वो बराबर है, इतना पतला होता है जो बकरी का बाल होता है। अब आप लोग सोच के देखिए कितनी गर्म होगी जो आपकी पश्मीना सोल होगी। यह सोल हाथ से बनाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, इन सोल को मशीनों के द्वारा नहीं बनाया जाता। ये जो सोल होती है इनको मशीनों के द्वारा नहीं बनाया जाता। अभी तक करंट में मेरी नॉलेज में नहीं है कि इनको मशीनों के द्वारा बनाया जाता हो पश्मीना सोल को, ठीक है। तो जो बुनकर होते हैं, बुनकरों की हेल्प से इस पश्मीना सोल को बनाया जाता है। इसलिए पश्मीना सोल को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और कितना टाइम लगता है, लगभग 2.5 घंटों की बुनाई में एक पश्मीना सोल आपकी तैयार होती है। अगर मशीनों से बनाओगे तो जल्दी बन जाएंगे, लेकिन ये बनी नहीं सकती मशीनों से, ठीक है। और मैंने कहा ना मेरी नॉलेज में नहीं है अभी तक कि मशीनों से बन रही है। तो एक पश्मीना सोल को बनने में कितना टाइम लगता है, आपका लगभग 2.5 घंटे की बुनाई लगती है। और ये कौन बनाते हैं, आपके बुनकर बनाते हैं। और गर्म ये आपकी इतनी गर्म होती है कि लगभग आपकी 6 स्वेटर के बराबर आपकी एक पश्मीना सोल होती है। ये क्वेश्चन तो कई बार आपके सीटेट के एग्जाम में आपका पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए पश्मीना सोल के बारे में। और ये कौन बनाते हैं, आपके जो चांगपा जनजाति के लोग हैं, तो वो जो आपके बकरियां पालते हैं, तो उससे आपकी पश्मीना सोल आपकी ये तैयार होती है, ठीक। तो यहां तक ये चीज आपकी कंप्लीट हुई। ये आपके लद्दाख के बारे में जो जो आपकी जानकारी थी वो सब यहां पर मैंने आपकी क्लियर कर दी। आई होप यहां तक आपके सभी पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो एक जो राज्य था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अब आपके दूसरे राज्य की ओर, यानी कि आपके श्रीनगर की ओर। आज मैं आपको पूरे भारत के जो मेन में राज्य है उनका भ्रमण कराऊंगा। तो आज मेरे साथ साथ आप लोग अपना ट्रेवल करते जाना, ठीक है। तो चलिए करते हैं दूसरे राज्य की ओर। दूसरे राज्य में एंट्री लेते हैं, तो जानते हैं दूसरे राज्य की कुछ और महत्वपूर्ण बातें, उसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं, ठीक है जी। कराऊंगा, वो भी कराऊंगा दूसरा सब्जेक्ट भाई, एक एक करके सारे करते चलो, ठीक है। देखिए अब बढ़ते हैं श्रीनगर की ओर। आई होप आप लोगों में से कुछ लोग गए होंगे श्रीनगर की ओर, और नहीं गए तो चले जाना जब आप लोगों के पास टाइम मिले। तो श्रीनगर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए श्रीनगर के पहले घरों की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है आपके घरों के ऊपर, कि घरों का जो डिजाइन होता है, घरों के जो प्रकार होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, या मैच दी फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है। एक तरफ राज्य दिया होगा, एक तरफ घरों के प्रकार दिया होगा, और आपको मैच दी फॉलोइंग करना होगा, ठीक है। तो घरों के प्रकार तो आपको हर राज्य के आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे श्रीनगर के घरों के बारे में बात करें तो पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि श्रीनगर में कुछ घर तो पहाड़ के अंदर होते हैं, कुछ आपके पानी में भी घर होते हैं, कुछ आपके ऊंचे पर्वतों पर भी होते हैं, और कुछ पत्थरों में भी होते हैं। कहां पर, आपके श्रीनगरों में। और इन पर क्या होते हैं, लकड़ी के बहुत बढ़िया आपके डिजाइन बने होते हैं। कहां पर, आपके जो श्रीनगर के अंदर आपके जो आपके घर होते हैं, ठीक है। अभी हम आपके जम्मू कश्मीर की तरफ ही घूम रहे हैं, ठीक है। फिर आपको घुमाकर दूसरी तरफ भी लेकर आऊंगा, ठीक है। तो एक तरीके से आज आपका गाइडर मैं बना हुआ, गाइड बना हुआ आपका, ठीक है। तो वीडियो के एंड में जब वीडियो खत्म हो जाए तो भाई कुछ पैसे वैसे दे देना आज, ठीक। देखिए अब बात करते हैं श्रीनगर के अंदर बड़ी फेमस होती है हाउस बोट, ठीक है। आप लोगों ने इसी हाउस बोट देखी है ना, जो पानी के अंदर चलती है, घर जैसी जो नाव होती है। ये देखिए घर जैसी आपको नाव देखने को मिल रही है ना, ये बेसिकली सबसे ज्यादा आपकी श्रीनगर के अंदर देखने को मिलती है। और मेरे ख्याल से श्रीनगर के बाद अगर कहीं देखने को मिलती है तो देखने को मिलती है आपकी केरल के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले श्रीनगर के ऊपर बात करते हैं, देन केरल के ऊपर बाद में आएंगे, ठीक है। तो जो हाउस बोट होती है, जो घरों के जैसी दिखने वाली जो बोट होती है, बेसिकली घर ही होती है एक तरीके से, नाव के ऊपर जो घर बने होते हैं। तो हाउस बोट होती है, यह 80 फीट तक आपकी लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक आपकी चौड़ी हो सकती है, जो आपके श्रीनगर के अंदर होती है आपकी, ठीक है। अब देखिए इन्हीं बोट के ऊपर थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं जो आपकी दी हुई है। उसमें एक सबसे फेमस आपकी डोंगा। अब देखिए डोंगा के बारे में बात कर लेते हैं। ये नाव आपकी जो नाव है आपकी, ये झेलम नदी में डल झील में मिलती है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है भाई डल झील आपकी कहां पड़ती है, तो डल झील आपकी श्रीनगर में पड़ती है। या जो आपकी झेलम नदी है, झेलम नदी कहां पर है, तो ये आपकी श्रीनगर में पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डोंगा जो आपकी नाव होती है। अब देखिए डोंगा नाव के अंदर बड़ी खूबसूरत नाव होती है। कभी श्रीनगर के अंदर जाओगे ना तो इस नाव के अंदर जरूर बैठना आप लोग, ठीक है। और इस नाव की जो नक्काशी होती है, इसका जो मतलब जो बनावट होती है उसको जरूर देखना आप लोग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे कमरे बने होते हैं इस नाव के अंदर, ठीक है। और अंदर से क्या कैसी होती है, बिल्कुल एक घर की तरह बनी होती है। कौन सी, जो आपकी जो है डोंगा नाव होती है, ठीक है। और इसमें लकड़ियों के कई तरीके के सुंदर के डिजाइन बनाए जाते हैं। जो इसके छत पर डिजाइन होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है खत्म बंद। जो छत पर एक बहुत बढ़िया तरीके का डिजाइन बना होता है, हालांकि अलग अलग तरीके के डिजाइन बने होते हैं, लेकिन जो डिजाइन बना होता है उस डिजाइन को कहा जाता है आपका खत्म बंद के नाम से, उस डिजाइन को जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये डोंगा की कहानी खत्म हो गई, ठीक है। बैठ जाना जब आप लोग जाओगे इसके अंदर। अब बात करते हैं कश्मीर के गांव के बारे में बात कर लेते हैं, कश्मीर के घरों के बारे में बात कर लेते हैं। आयोग गए होंगे कश्मीर के घर के अंदर आप लोग। देखिए बेसिकली क्या आता है, जब तक 370 खत्म नहीं होती, ठीक है। तो मैं तो उस तरफ गया हुआ हूं, बेसिकली मैं जम्मू के अंदर रहा हुआ हूं, 2 महीने मैंने जम्मू के अंदर अपना समय व्यतीत किया हुआ है। बहुत स्टेट के अंदर मैं रहा हुआ हूं, ठीक है।
तो जब तक 370 नहीं थी तो खुला ही खुला पड़ा था सब, जम्मू पूरा खुला था, कश्मीर पूरा खुला था, वहां कोई वहां पर प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था, इंडिया का कोई भी लोग वहां पर प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो वहां जब प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, कोई बिजनेस नहीं कर सकता था इंडिया का आदमी, तो वहां के लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं था, ठीक है। तो वहां सब इसी तरीके के घर देखने को मिलते थे। तो अब तो 370 हट गई, तो धीरे धीरे वहां पर सब चीजें मतलब धीरे धीरे सुचारू रूप से चालू होनी शुरू हो जाएगी। तो जब कश्मीर के घरों की बात करोगे तो आप लोग वहां पर ज्यादातर घर आपको पत्थर से देखने को मिलेंगे। आपको इस तरीके के घर जो आपको देखने को मिलेंगे ना, ये बेसिकली आपको कोठिया देखने को मिलेगी, और ये कोठिया बहुत कम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जब मैं वहां पर रहता था तो मुझे देखने को मिलते थे बहुत कम ऐसे घर देखने को मिलते थे, किसी बड़े अधिकारी का देखने को मिल गया, किसी नेता का देखने को मिल गया। तो वहां के जो सामान्य लोग जो रहते थे उनके घर तो नॉर्मल वैसे देखने को मिलते थे जो होने चाहिए थे, ठीक है, साधारण से, वरना ऐसे घर तो बड़े अधिकारी के नेताओं के ही देखने को मिलते थे। तो कश्मीर के गांव में जो घर होते थे वो पत्थर के बनते थे, और जो उनकी ढलान रहती थी वो ढलान वाली जो छतें होती थी, जो घरों की जो छत होती थी, और कुछ पुराने घरों में क्या होते थे, विशेष प्रकार की खिड़कियां होती थी, ठीक है। अलग अलग प्रकार की खिड़कियां बनाते थे, कुछ ऐसे डिजाइन की बना देते थे, कुछ अलग डिजाइन निकाल देते थे, तो अलग अलग डिजाइन की खिड़कियां बनाते थे। और उन खिड़कियों पर भी कुछ अलग प्रकार की क्या होती थी, दीवारों पर निकली होती थी, ठीक है। जो खिड़कियां बनाते थे उन दीवारों पर निकालते थे वो अलग प्रकार की, जैसे दीवार बनाई हुई है इस घर पर, इस पर अलग प्रकार की एक खिड़की निकाल दी से, तो जो अलग प्रकार की खिड़की निकाल दी इस दीवार पर, इसको क्या कहा जाता था, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका डैब कहा जाता है, जो आपके कश्मीर के लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या काम करते हैं, बहुत सुंदर तरीके का डिजाइन निकालते हैं। तो बेसिकली जो अच्छे घर के लोग वहां पर देखने को मिलते थे, अच्छे घर मतलब जो बड़े घर के लोग डिजाइन बनाते थे, उनका तो बहुत जानदार लगता था। लेकिन जो सामान्य घर के लोग रहते थे वो तो खुद ही डिजाइन बना देते थे, जो डैब बनाते थे, ठीक है। तो आई होप आपने देखे होंगे तो आपको थोड़ा पता लग जाएगा। अब बात करते हैं शिकार नाव की। देखिए एक बड़ा कंफ्यूजिंग भरा है, यहां पर डाउट आता है, एक होती है शिकार नाव और एक होती है सिक्कारा नाव, एक होती है आपकी शिकारा नाव। तो शिकारा नाव जो आपकी होती है वो होती है आपकी कश्मीर के अंदर, ठीक है, शिकारा नाव होती है आपकी कश्मीर के अंदर, और शिकारा नाव होती है आपकी केरल के अंदर। कहां पर, केरल के अंदर। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो शिकारा नाव आपके जो टूरिस्ट होती है उसको उनके लिए बनाई जाती है आपकी, जैसे हम लोग कभी घूमने गए टूरिस्ट के लिए गए तो उनके लिए कौन होती है, आपकी शिकारा नाव होती है। तो टूरिस्ट के लिए भी होती है, शिकार करने के लिए भी वहां के लोग यूज कर लेते हैं, जैसे मछली वगैरह का शिकार करना है उसके लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। और बेसिकली इस नाव को चलाया कैसे जाता है, पीछे की तरफ बैठा जाता है, और पीछे की तरफ बैठकर जो बंबूसा रहता है उससे इसका यूज करके जब इस नाव को चलाया जाता है, जो आपकी शिकारा नाव होती है। और शिकारा नाव आपका यूज किया जाता है इस नाव का आपका केरल में किया जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं, कश्मीर में सरसों के तेल में मछली पकाई जाती है। ये कई बार क्वेश्चन आपका सीटेट के एग्जाम में पूछा गया कि भाई सरसों के तेल में मछली कहां से पकाई जाती है, नारियल के तेल में मछली किस स्टेट में पकाई जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आए, ठीक है। तो सरसों के तेल में जो तो सरसों के तेल में जो मछली पकाई जाएगी वो कश्मीर में, और नारियल के तेल में जो मछली पकाई जाती है वो गोवा में पकाई जाती है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और गोवा में तो आपको नारियल ही नारियल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, कहवा क्या होती है। तो कहवा भाई होती है आपकी एक चाय होती है, और ये खास किस्म की एक चाय होती है जो आपको कश्मीर के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने अभी 2-4 स्टेट्स के बारे में पढ़ा। इन सभी स्टेट्स के बारे में कुछ नए पॉइंट अब आपके सिलेबस में ऐड कर दिए गए हैं, और ये जो पॉइंट है आपके ऑफलाइन एग्जाम में पूछे गए थे सीटेट के, और कुछ नए स्टेट्स को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम नए पॉइंट को देख लेते हैं। सभी स्टेट में कुछ न कुछ नए पॉइंट ऐड कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लेह और लद्दाख के बारे में कौन कौन से नए पॉइंट ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेह लद्दाख के बारे में काफ़ी सारे नए पॉइंट भी ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे देख सकते हैं, बौद्ध संस्कृति की बहुलता के कारण इसे छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लेह लद्दाख में जो है बौद्ध धर्म के लोग अधिकतर रहते हैं, तो इसी के कारण इसे क्या कहते हैं, छोटा तिब्बत भी इसे कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट है, लद्दाखी भाषा में दूध को ओमा कहा जाता है। दूध को क्या कहते हैं लद्दाखी भाषा में, तो ओमा कहते हैं। लद्दाख में जो टोपी दुल्हन पहनती है उस टोपी को पेराक या पेराक जुगिन या झुगनी कहा जाता है। तो तीनों नामों को आपको याद रखना है, पेराक, पेराक जुगिन या झुगनी। अगला पॉइंट है सांपा, जिसे लद्दाखी में या लद्दाखी भाषा में न्यांग पे कहा जाता है, सांपा को यानी सांप को। अगला है भुने हुए जौ का आटा लद्दाखियों का प्रिय भोजन है। छम नृत्य और जाबरो नृत्य लद्दाख के ही नृत्य हैं। तो ये सभी नए पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा यही पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। लेकिन इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है, क्योंकि नए ऐड हुए हैं तो 100% जो है पूछे जाएंगे। अगला है, यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के बने होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। दीवार मिट्टी की
और उस पर आपका चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। यहाँ बारिश कम होती है, यहाँ पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं। लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग जो है यहाँ पे लद्दाख में जो है होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई आबाद जगह का नाम द्रास है। तो जो लद्दाख में स्थित है पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह, उसे कहते हैं द्रास। इन सभी नए पॉइंट को आपको याद जरूर रखना है। अगला देख सकते हैं, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय की वृष्टि छाया रेन शैडो ऑफ हिमालय में पड़ते हैं। लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ मिलते हैं। श्रीनगर में लेह लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते में पड़ता है, यहाँ सकरे रास्ते होते हैं। पहाड़ी इलाकों में नायलॉन का टेंट इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख में जूले जूले का मतलब वेलकम होता है। तो यह आपने पीछे पढ़ लिया है वीडियो में, जो नए पॉइंट है उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला आपका स्किट पोपुल लद्दाख का एक गांव है। तो अब देखिए जो नया स्टेट ऐड किया गया है उनमें से एक है आपका जम्मू कश्मीर आपका। तो सबसे पहले जो है जम्मू कश्मीर के बारे में ही पढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर भारत के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी सीमाएं आपका पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख से मिलती हैं। यह राज्य अखरोट का बड़ा निर्यातक है। तो अखरोट सबसे ज़्यादा यहीं से निर्यात होता है आपके जम्मू कश्मीर से। जम्मू अपने खूबसूरत मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, जहां लाखों यात्री वर्ष भर आते हैं और मंदिरों का शहर भी कहा जाता है तथा इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। आपके जम्मू कश्मीर को इसे मंदिरों का शहर और धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। इस पॉइंट को आपको ज़रूर याद रखना है। अगला है कश्मीर का राज्य पशु हंगुल तथा राज्य पक्षी काली गर्दन वाला सारस है। तो कश्मीर का जो राज्य पशु है वो है हंगुल तथा राज्य पक्षी जो है वो है काली गर्दन वाला सारस। नए पॉइंट है ये सभी, इसको आपको ज़रूर याद रखना है आपका। उर्दू जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है। राज्य में स्थानीय भाषा कश्मीरी है जिसे कोसुर कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आपका जो जम्मू कश्मीर का जो स्थानीय भाषा है वो क्या है, तो आपका कोसुर है जम्मू कश्मीर का आपका स्थानीय भाषा। अगला है फिरन, एक प्रकार का कपड़े का गाउन है जो कश्मीरियों का मुख्य पहनावा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कश्मीरियों का मुख्य पहनावा क्या है आपका, तो आपका फिरन है कश्मीरियों का मुख्य पहनावा। अगला है वाजवान, कश्मीर का 36 व्यंजनों वाला एक पकवान है। इसे विवाह, शादियों अथवा विशेष अवसरों पर बनाया जाता है। तो वाजवान आपका एक पकवान है जिसमें 36 व्यंजन रहते हैं और इसे विशेष अवसर पर ही बनाया जाता है, जैसे कि विवाह या शादी। अब अगला देख सकते हैं, कहवा केसर चाय भी अपनी खुशबू तथा औषधीय महत्व के लिए विश्वविख्यात है। ये भी क्या है, जम्मू कश्मीर की आपकी चाय है। उसके बाद देख सकते हैं आपके श्रीनगर में एक नया पॉइंट किया गया है। आपका कौन सा पॉइंट है, 4 चिनारी पर्यटक स्थल श्रीनगर में है। यही श्रीनगर का एक नया पॉइंट है, बाकी सब आपने पीछे वीडियो में पढ़ लिया है। अगला स्टेट है आपका एक नया स्टेट हिमाचल प्रदेश। जैसा कि आप जानते हैं कि आप पहले केवल मनाली के बारे में जो है पढ़ते थे, लेकिन अब आपको हिमाचल प्रदेश, पूरे हिमाचल प्रदेश के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की सीमा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब तथा हरियाणा से लगती है। हिमाचल के पूर्व में आपका चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र की सीमा लगती है। चीन के तिब्बती क्षेत्र की जो सीमा है वो भी लगती है आपके हिमाचल प्रदेश से। धर्मशाला राज्य का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। कुल्लू, मनाली, डलहौजी तथा मैक्लोडगंज भी प्रमुख दर्शनीय जो है आपके स्थल हैं हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है हिम तेंदुआ, आपका राज्य पक्षी है आपका ट्रागोपन जाजुराना तथा राज्य वृक्ष है आपका देवदार। तो राज्य पशु आपका हिमाचल प्रदेश का आपका हिम तेंदुआ, राज्य पक्षी है पश्चिमी ट्रागोपन जाजुराना तथा राज्य वृक्ष है आपका हिमाचल प्रदेश का देवदार। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। यहाँ आते हैं तो यहाँ के प्रमुख पारंपरिक परिधान है रहीड़े, सिर पर पहना जाने वाला दुसाला है। तो आपको ऑप्शन में पूछ सकता है कि रहीड़े क्या है, तो इस प्रकार दे देगा कि सिर पर पहना जाने वाला पहनावा या पैर में पहना जाने वाला पहनावा। तो सिर में पहना जाने वाला पहनावा है आपका रहीड़े। पश्मीना शाल, पट्टा तथा धोबुड़ शाल इत्यादि भी यहाँ के प्रमुख पहनावे हैं। हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय व्यंजन आपका पटंडा है, जो एक प्रकार का पैन केक है। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कांगड़ा की चाय भी राज्य की एक विशिष्ट पहचान रखती है, जो कि हिमाचल प्रदेश की आपकी है।
चैतुराल हिमाचल प्रदेश का एक मुख्य पर्व है। फुलाइच भी राज्य का एक बड़ा त्यौहार है। यह फूलों का जो है आपका उत्सव है। फुलाइच ये फूलों का उत्सव है। दंडरंस नृत्य, सिकरी नृत्य, लोसर, सोना, चुकसाम, किन्नौरी नृत्य आदि हिमाचल प्रदेश के नृत्य हैं। जो आपको रेड कलर में दिख रहे हैं ये प्रसिद्ध नृत्य हैं हिमाचल प्रदेश के, तो इसको आपको ज़रूर आपको याद रखना है। अगला है मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी आपकी पड़ती है मनाली में। यहाँ पत्थर और लकड़ी के घर बने होते हैं जिनकी छतें ढालू होती हैं। तो आपने पीछे वीडियो में पढ़ा कि आपको एक लड़की की फ़ोटो दे दी गई थी और वो उसमें उसका स्टेटमेंट था कि मैं ऐसे राज्य से आई हूँ जहाँ का घर पत्थर से बना होता है और लकड़ी का बना होता है तथा जिनकी छतें जो है ढालू रहती हैं। तो वो कौन सा राज्य है? तो आपका हिमाचल प्रदेश है। उत्तराखंड के विषय में आपको केवल पढ़ना रहता था कि फूलों की घाटी किधर है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किधर है, लेकिन अभी जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन, उसमें नए पॉइंट ऐड कर दिए गए हैं। तो उत्तराखंड के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चीन, तिब्बत और नेपाल से जुड़ती हैं। इसके उत्तर पश्चिम में आपका हिमाचल प्रदेश और आपका दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। गंगा और यमुना नदियों का उद्गम स्थल उत्तराखंड में ही है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड का राज्य पशु पर्वतीय कस्तूरी मृग, राज्य पक्षी आपका हिमालयी मोनल तथा राज्य वृक्ष बुरांस रोडोडेंड्रोन है। तो राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और राजकीय पशु को आपको जरूर याद रखना है हर स्टेट का। अगला है पारंपरिक रूप से उत्तराखंड की महिलाओं का पहनावा है घाघरा, पिछौरा, सारोंग, धातु, स्कार्फ तथा चूबा आदि। आपको पहनावा भी पूछा जा सकता है क्योंकि 2-3 स्टेट्स के पहनावे पूछे गए थे। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं, यह फूलों की घाटी कहलाती है। तो जो आपके पिछले ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा था बार बार, वो था आपका फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है और किसे कहते हैं। तो उत्तराखंड में आपके पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ पर केवल आपके फूल ही फूल हैं और इसे कहते हैं फूलों की घाटी। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड के ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी कहा जाता है। विश्व की योग राजधानी कहा जाता है आपके उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश को। 1999 से ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन हर साल मार्च के महीने में किया जा रहा है। तो ये एक मुख्य पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जैसा कि जानते हैं कि 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, तो इसी के उपलक्ष्य में क्या किया जाता है, हर साल मार्च में महीने में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन यहाँ पर ऋषिकेश में आपका किया जाता है। तो उत्तराखंड के विषय में सभी जो पॉइंट थे वो आपने पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए स्टेट्स को आपको पढ़ना है और नए पॉइंट ऐड किए गए हैं उसको आपको भी बता देंगे। मिलते हैं अन्य वीडियो में। धन्यवाद।